नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर चलाना। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्यूटर चलाना सिखाने वाला है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी बेसिक्स चीजें होती है, जो भी एसेंशियल चीजें होती है, जो आपको आना ही चाहिए, वो सारी चीजें इसी एक वीडियो के अंदर मैं पूरा कवर आउट करने वाला हूँ। जैसे कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर का स्टोरेज कैसे चेक करते हैं, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है वो कैसे चेक करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रोसेसर होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीजें इसी एक वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको कवर करके सिखाने वाला हूँ। और यहाँ तक कि आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से मोबाइल में किसी भी प्रकार की फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब कुछ इसी एक वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मतलब आप ये समझ लो, अगर आप एकदम बिगिनर हो कंप्यूटर के अंदर, मतलब एकदम बिगिनर, आपने कंप्यूटर का सी भी आपको नहीं पता, तो भी आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप इतना कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे जिससे कि आप अपने पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करना, या फिर उसके अंदर कोई भी फाइल को इधर उधर करना, या फिर इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर, काफी सारी चीजें जो भी हैं वो सब कुछ आप अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल तक पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, जो अभी आपको ये सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटर। और जो यहाँ पे आप ये नीचे देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? ये है आपका कीबोर्ड। ठीक है, जिससे कि टाइपिंग वगैरह किया जाता है इस कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पे देखिए, ये रहा माउस। ठीक है, इस माउस से हम क्या करते हैं? इस माउस से ये जो तीर देख रहे हैं इसके अंदर, इसको हम चलाते हैं। ठीक है, तो ये माउस है। चलता कैसे है ये माउस? सिंपल, बहुत आसान है इसको चलाना। ऐसे ऐसे आपको पकड़ना है और ऐसे मूव करना है। जहाँ जहाँ आप इसे ऐसे मूव करेंगे वहाँ वहाँ देखो आपका जो एरो है वो मूव होता जाएगा। ठीक है, और इस माउस के अंदर आपके 3 बटन होते हैं। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला बटन ये रहा, ठीक है, दूसरा बटन ये रहा, और तीसरा ये होगा, ये स्क्रॉल व्हील इसको बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? जैसे हम फ़ोन में स्क्रॉल करते हैं ना, कोई चीज़ ऐसे ऊपर ऊपर करते हैं, वैसे इस व्हील से स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे। ऐसे नीचे करोगे तो नीचे होगा, ऊपर करोगे तो ऊपर होगा। ओके, और जो ये वाला बटन देख रहे हैं, ये वाला बटन, इसको बोलते हैं लेफ़्ट क्लिक, और इसको कहते हैं राइट क्लिक। और देख लो माउस पे आपको हाथ कैसे रखना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ओके करने के लिए, क्लिक करने के लिए ये वाला क्लिक यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्लिक। ये वाला जो राइट क्लिक है ये बहुत ही कम यूज़ होता है, और इसको मैं यूज़ करना आपको बताऊंगा। लेकिन जब मैं बोलूँ किसी भी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है या क्लिक करना है, तो वो इसी वाले बटन से होगा। ठीक है, और जो आप मेरे माउस में शायद ये 2 बटन भी देख रहे होंगे, इधर भी बटन देख रहे होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस कंप्यूटर में एक और मेन पार्ट होता है, वो है इसका CPU। ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा CPU जो कि मेरे कंप्यूटर को चला रहा है। इस CPU के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये देखो हार्ड डिस्क है, ये ग्राफिक कार्ड है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी हम बस बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से। तो ये हो गया क्या आपका CPU, जिसकी फुल फॉर्म है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी के माध्यम से ये पूरा आपका जो कंप्यूटर है ये चलता है। ठीक है, तो सब कंप्यूटर के नाम आपको पता चल गए। ये है क्या? कमेंट में बताइए, क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटर। ये क्या है? कीबोर्ड। ये क्या है? माउस। और ये क्या है? CPU। ठीक है, और इसके साथ वो पीछे देख रहे हैं वो क्या है? स्पीकर्स। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं सिखाता हूं कि इस कंप्यूटर को आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे, बंद कैसे करेंगे, इस लैपटॉप को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इस लैपटॉप को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे बंद करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर आपको इसे स्टार्ट करना है इस कंप्यूटर को, तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको इस कंप्यूटर का तार प्लग करना होगा, और जो ये इसका CPU होता है इसका तार आपको प्लग करना होगा। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लग करके रखा है। ठीक है, ये CPU का है और ये मॉनिटर का है। तो इन दोनों का जो बटन है, स्विच आप ऑन कर देंगे
ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा मॉनिटर जो है वो चालू हो चुका है, ठीक है, देखो नीचे यहाँ पे लाइट आ गई है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये CPU है, CPU के अंदर एक पावर बटन होता है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये रहा इसमें पावर बटन। ये देखिए, ये पावर बटन आपको दिख रहा होगा, मैं फोकस कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये रहा आपका पावर बटन दिख रहा है यहाँ पे, ये पावर बटन है। जैसे ही इसको दबाएंगे वैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको एक रीस्टार्ट का बटन भी मिलेगा, देखो ये रहा रीस्टार्ट का बटन, सब में होता है, देखो आइकन बना हुआ है एक तो रीस्टार्ट वाला, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको स्विच को ऑन करता हूँ और देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो चालू हो जाएगा। देखिए मैंने ऑन किया, ये देखिए कंप्यूटर जो हो गया हमारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ ऊपर डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पे भी आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कंप्यूटर थोड़ा समय ले रहा है ऑन होने में। ये देखिए ये चालू हो गया, ये देखिए फिलहाल हो जाए भाई जल्दी, हो गया, ये देखिए हो गया ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ये पासवर्ड जो होगा मेरा वो मांगेगा। अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा तभी मांगेगा, अगर पासवर्ड नहीं लगाया होगा तो वो नहीं मांगेगा, ठीक है। और मैं पासवर्ड लगाना, पासवर्ड हटाना वो सब भी आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपना जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पासवर्ड डाला और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम स्टार्ट करना सीखते हैं इसको, लैपटॉप को, ठीक है। लैपटॉप को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल देखिए, इसके अंदर एक पावर बटन होता है, ये देखिए ये पावर बटन, इसको जैसे ही आप दबाएंगे वैसे ही आपका लैपटॉप भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना आपको एस, तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको स्टार्ट होने देते हैं, इसमें भी पासवर्ड नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि इस लैपटॉप को कैसे स्टार्ट करते हैं, मैकबुक को। तो मैकबुक को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल आपको इसे यहाँ से ऐसे ओपन करना होता है और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे वैसे ही आपका मैकबुक यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये चालू हो चुका है आपका मैकबुक यहाँ पे। अब ये तो चालू हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल आपसे अब पासवर्ड मांगेगा और आपको पासवर्ड दे देना है। देखिए यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने पासवर्ड सेट कर रखा है वो डाल देता हूँ, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, ओके। जैसे ही पासवर्ड डालता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, देखिए आपका ये चालू हो जाएगा। ये देखिए ये हो रहा है, ये देखिए ये ऑन हो गया आपका मैकबुक, ओके। और ये वाला जो लैपटॉप में कह रहा था, देखो ये लैपटॉप भी अभी यहाँ पे ऑन हो रहा है, इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो सिंपल इसमें इसने पासवर्ड नहीं मांगा, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ओके। चलिए आपने ओपन करना तो सीख लिया इन तीनों को, अब इनको बंद करना सीखिए। तो इस कंप्यूटर को बंद करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे देख लो ये विंडोज़ 11 है, मेरे इस कंप्यूटर में विंडो 11 है, ठीक है। तो सब में अलग अलग होता है, बाकी मैं आपको सारे सबका बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड देख रहे हो आप, कीबोर्ड ये रहा, ठीक है। इस कीबोर्ड के अंदर आपको 2 बटन दबाने हैं, क्या 2 बटन दबाने, शॉर्टकट की से आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कंप्यूटर शट डाउन होता है। और ये जो शॉर्टकट की है ये सभी में काम आएगा। ये देखो सिंपल ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाना, ऑल्ट ये देख लो ऑल्ट बटन है, ऑल्ट के साथ F4 बटन, ये देखो ऐसे दबाओगे तो जैसे ही दबाओगे तो देखो यहाँ पे ना एक पॉपअप ओपन हो जाएगा शट डाउन विंडोज़ का, और बस आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये शट डाउन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर। और दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर आपको यहाँ पे स्टार्ट एक बटन मिल जाएगा, ये देख रहे हैं स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो आपको पावर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके ये शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर दोगे तो देखो आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाएगा। देखो लिखा आ रहा है ना शटिंग डाउन, तो ये हो गया बंद, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं इस लैपटॉप के ऊपर कि ये जो लैपटॉप है ये कैसे बंद करेंगे। और ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं ये विंडो 10 का लैपटॉप है, ठीक है। जो अभी मेरा कंप्यूटर देखा वो विंडो 11 का था, ये विंडो 10 का है। अब ये विंडो 11 10 क्या है उसके बारे में अभी भूल जाओ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम इसको कैसे बंद करें, ये जो आपका लैपटॉप है इसको हम कैसे बंद करेंगे। तो इसमें भी वही शॉर्टकट की आपकी लगेगी जो मैंने आपको बताया था ना, ऑल्ट प्लस F4। तो देखो ये ऑल्ट बटन, इसको दबा के रखूंगा और ये F4 बटन देख रहे हैं इसको दबा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी एक पॉपअप विंडो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको सिंपल शट डाउन ऑप्शन है, ओके कर दोगे तो ये आपका बंद हो जाएगा। तो मैं सिंपल ओके कर देता हूँ और इसे ऐसे ही हम बंद कर देते हैं। तो मैंने ओके कर दिया है, ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा स्लो है मेरा लैपटॉप इसलिए थोड़ा टाइम लेगा बंद होने में, ठीक है। अब चलिए फिलहाल ये जब तक बंद होता है हम बात करते हैं कि मैकबुक को कैसे बंद किया जाता है, मतलब मैकबुक को शट डाउन कैसे किया जाता है। तो इसको शट डाउन करना और भी ज़्यादा आसान है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर कोने में देखो आपको एप्पल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है शट डाउन,
इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा शट डाउन अभी करना चाहते हैं या फिर 1 मिनट के अंदर। तो मुझे अभी करना है, तो सिंपल ये शट डाउन वाला देख रहे हैं ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दूंगा तो सिंपल ये आपका मैकबुक बंद हो जाएगा। और देखो ये वाला जो लैपटॉप था ये भी हमारा बंद हो गया है। ओके, सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप लोग कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना सीख गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कीबोर्ड रखा हुआ है, ये मॉनिटर है और यहाँ पे माउस रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके हार्डवेयर हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये लैपटॉप है, ये पूरा क्या है? हार्डवेयर है। मतलब जिस चीज को आप टच कर सकते हो वो क्या है? आपका हार्डवेयर कहलाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हार्डवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर, सेकेंड इंटरनल हार्डवेयर। और एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से होते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होते हैं जो कि आपको ये दिख रहे हैं। ये देखिए, ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सब क्या है? आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल हार्डवेयर की। इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि आपके सीपीयू के अंदर लगा हुआ हार्ड डिस्क आपका इंटरनल हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर लगा हुआ आपका ग्राफिक कार्ड या फिर रैम, ये सब क्या है? आपके इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटरनल हार्डवेयर। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। और जो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप किसी भी हार्डवेयर पार्ट को ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, हार्डवेयर के माध्यम से आप क्या कर पाते हैं? अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर के ऊपर एक लाइट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, लाइट जनरेट कर पाते हैं। लेकिन उस लाइट के अंदर लिखने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। या तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आप लोगों के पास एक स्पीकर है और उस स्पीकर का अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो वो आप कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप एक तरीके से हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहे हो, जो उस हार्डवेयर के अंदर वॉल्यूम है उसको कम और ज़्यादा कर पा रहे हो। वो कैसे हो रहा है? वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। आशा करता हूँ इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझिएगा। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे कंप्यूटर देख पा रहे हैं ना, ये कंप्यूटर भी चालू है, आपको यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इसमें वॉलपेपर्स आपको दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर की बदौलत। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं रहेगा या आपके हार्डवेयर में नहीं रहेगा तो आपकी मशीन चालू नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपका जो ये कंप्यूटर है, अगर इस कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। जैसे कि आपके फ़ोन में होता है ना एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने सुना होगा, आप बोलते होंगे कि मेरा फ़ोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया, जिसकी वजह से फ़ोन काम करना बंद कर गया। तो उसमें क्या होता है? फ़ोन के अंदर का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हट जाता है, और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर के अंदर तो क्या होगा? आपका डिवाइस, आपका हार्डवेयर चालू ही नहीं होगा। अब थोड़ा बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरीके से। तो आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर होते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर आपका चलता है विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला? विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो इसको या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों एक ही है।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ओके, तो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर डलता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे विंडोज आपने सुना होगा, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडोज 11। ठीक है, तो अब ये सब क्या है कि ये विंडोज के ना वर्जन्स हैं। जैसे होता है ना नया वर्जन, पुराना वर्जन, वैसे ही यहाँ पे विंडो के वर्जन है। और जो अभी लेटेस्ट वर्जन आपका चल रहा है वो चल रहा है विंडोज 11। ठीक है, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम के अंदर, तो मेरे सिस्टम के अंदर भी क्या है? विंडोज 11 है। और जो आपने लास्ट वीडियो में शायद हमारा लैपटॉप देखा होगा तो उसके अंदर विंडोज 10 था। तो मैं आपको जो भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ वो विंडोज 11 के अंदर सिखाने वाला हूँ, ताकि आप एकदम अपडेटेड चीज़ को सीख सकें और हर एक चीज़ नई नई सीख पाए। सो आप लोगों ने जान लिया कि आपके इस कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको पता चल गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब अगर मैं बात करूँ इस मैक के अंदर, इस एप्पल के अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या इसके अंदर भी हम विंडोज चलाते हैं? नहीं, इसके अंदर हम विंडोज नहीं चलाते हैं। इसके अंदर हम लोग चलाते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या चलाते हैं? मैक ओएस इसको बोलते हैं। ओएस एक तरीके से कह दो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। कहीं आप सुनोगे ना मैक ओएस, विंडो ओएस, तो शॉर्ट फॉर्म लोग उसको बोलते हैं। ठीक है ना, और इसकी फुल फॉर्म आपको पता, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल में कौन सा चलता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। और अगर आपके फ़ोन की बात करूं तो फ़ोन में क्या चलता है? फ़ोन में चलता है एंड्रॉयड भी चलता है। ठीक है, और जो मैंने आपको लैपटॉप दिखाया था ना, उसके अंदर कौन सा था? विंडोज़ था उसके अंदर भी, बस उसके अंदर पुराने वर्जन का विंडो था, 10 विंडो था, और इसके अंदर 11 विंडो है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, आपके हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर कितना जल्दी है और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है। ठीक है, अब हम जो दूसरे सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आप अपने फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा ना, आपके फ़ोन में होंगे गैलरी नाम का ऐप, कैमरा नाम का ऐप होता है ना ऐप। ठीक है, तो वो क्या है? वही है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हो और इस कंप्यूटर में भी हमें यूज़ करना होता है। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप क्या करोगे? आपको वीडियो एडिटर वाला जो ऐप होता है वो तो चाहिए होगा अपने कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में, तो आप उसे एक्सटर्नली डाउनलोड करते हो। ठीक है, बाहर से आप डाउनलोड करते हो उसको और फिर यूज़ करते हो। अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो फ़ोटो खींचने के लिए आपको कौन सा ऐप चाहिए होगा? कैमरा ऐप चाहिए होगा, जिसकी वजह से आप अपनी फ़ोटो को क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पे देखा आपने क्या है, यहाँ पे आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग काम है और अलग अलग उसके एप्लीकेशंस हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये भी क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। और ध्यान रहे कि अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो कहाँ रन करती है? वो रन करती है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर। तो इस टॉपिक को आप लोग बड़े ही ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अगर कोई और वीडियो भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर अब हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज स्टोरेज आपके कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो फाइल को या आपकी फ़ोटो वाली फाइल को रखते हो। उसी जगह को क्या कहा जाता है? स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर
स्टोरेज डिवाइस लगे होते हैं जिसके अंदर आप अपनी फ़ोटोज़ या किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करके रखते हो, जिसे कि आप बाद में कभी भी यूज़ कर सको। ठीक है, अब वो डिवाइस कौन से होते हैं उसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, क्या लगा होता है? हार्ड डिस्क। उसके अंदर आप अपना सारा डेटा स्टोर करके रखते हो। और आज के ज़माने में लोग ज़्यादातर हार्ड डिस्क की जगह SSD यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, अब ये SSD क्या है और हार्ड डिस्क क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे ध्यान से समझिएगा। हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और मैं आपको SSD के बारे में बताऊं तो जो SSD होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए आज के समय पे सारे लोग क्या कर रहे हैं, SSD लगवाते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर दोनों लगवा के रखते हैं, मतलब SSD भी लगवा के रखते हैं और हार्ड डिस्क भी लगवा के रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी SSD होती है वो महंगी आती है। ठीक है, और जो हार्ड डिस्क होती है वो सस्ती आती है। तो अगर आपको बहुत सारे डेटा स्टोर करके सिर्फ रखना है तो उस केस में आप हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करके रख सकते हो, जैसे वीडियो, फोटोज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और जो आपकी SSD होती है ना, तो उसके अंदर लोग क्या रखते हैं, उसके अंदर ना लोग ऐप को रखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ताकि आपकी जो ऐप हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चले। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग अपने कंप्यूटर के अंदर दोनों स्टोरेज डिवाइस को लगवाते हैं। और जो मेरा आप कंप्यूटर देख रहे हैं इसके अंदर भी दोनों डिवाइस लगे हुए हैं, SSD को भी और हार्ड डिस्क को भी। अब एक और बात सुनिए, आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क और SSD ही नहीं लगी होती, इसके साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के अंदर एक और स्टोरेज डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका क्या काम होता है उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकल इसी कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। ओके, सो जो आपकी रैम होती है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? क्या वीडियो स्टोर होता है या इमेज स्टोर होता है? आखिर स्टोर क्या होता है? तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो रैम होता है ना वो एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई वीडियो प्ले कर रहे होते हैं और जो स्क्रीन के ऊपर ओपन होकर आपके सामने जो वीडियो आता है ना, तो वो वीडियो आपके रैम के अंदर स्टोर होकर के चल रहा होता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर रैम नहीं लगी होगी तो कोई भी वीडियो आपके कंप्यूटर के अंदर प्ले ही नहीं होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे मेरी बात को? मतलब किसी भी ऐप को या किसी भी फाइल को चलाने के लिए, लोड करवा के चलाने के लिए रैम का यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी आपकी फ़ाइल है ना, जैसे वीडियो फाइल है या इमेज फाइल है, जैसे आप किसी इमेज पे क्लिक करते हो तो वो ओपन होती है, तो किस में ओपन होती है? वो आपके रैम के अंदर ही ओपन होती है। अगर रैम नहीं रहेगा तो फाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है, और जब आप किसी भी फ़ोटो को ओपन करने के बाद जैसी फ़ोटो को क्लोज़ करते हो या वीडियो को क्लोज़ करते हो तो उस वक्त क्या होता है? रैम से डेटा डिलीट हो चुका होता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि रैम क्या होती है तो मेरा एक और एग्जांपल जरा ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जांपल को सुनने के बाद आपको रैम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए आप लोग, देखिए, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर 10 फ़ोटो ओपन करके रखी हुई है, ठीक है, 10 फ़ोटो आपने ओपन करके रखी हुई है और अचानक से आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और फिर जब आप उस कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हो तो क्या वो 10 की 10 इमेजेस क्या उस कंप्यूटर में आपको पहले से ही खुली मिलती हैं? नहीं, वो क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। कैसे बंद हो जाती हैं? क्योंकि जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो रैम से सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ओके, तभी जाकर के आपकी जो फ़ोटोज़ है ना ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती हैं। और जो फ़ोटो ओपन थी वो किस में ओपन थी? रैम के अंदर लोड होके ओपन थी। और जब रैम का डेटा डिलीट हुआ तो सारी फ़ोटोज़ क्लोज़ हो गई, लेकिन फ़ोटो डिलीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फ़ोटो जो था आपका वो हार्ड डिस्क या फिर SSD के अंदर स्टोर था। ठीक है, रैम बस क्या करता है? किसी भी फाइल को अपने में लोड करवा करके ओपन करने का काम करता है। अब मुझे लगता है कि शायद आपको रैम बहुत ही अच्छे से समझ में
आ गया होगा और जो भी मैंने आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया है वो भी आपने अच्छे से सीख लिया होगा। और जो इसका प्रैक्टिकल है ना कि कैसा हार्ड डिस्क दिखता है, SSD कैसी दिखती है, रैम कैसा दिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए, तो उसको आप देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्यूटर पे, अपने मैकबुक पे, दोनों पे आपको स्टोरेज के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके, सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर अपने हार्ड डिस्क और SSD को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का यूज़ करके अपने फाइल्स को उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये भी आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और इस कंप्यूटर के अंदर आप लोग देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने स्टोरेज को एक्सेस करना है। ठीक है, अपने हार्ड डिस्क को, SSD को, उसको एक्सेस करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो अभी ये आप स्क्रीन दिख रहे हो ना, इसको कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, तो यहाँ देखो डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिस PC का ये देखो सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। कौन सा? दिस PC का। ठीक है, इसको जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है कि इसी के माध्यम से आप अपने SSD को और हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, सिंपल ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो साफ साफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, F, G। मेरे कंप्यूटर के अंदर G तक है, शायद आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ C ही हो या फिर C और D हो, या किसी कंप्यूटर के अंदर C, D या E हो, या फिर इससे भी ज़्यादा ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये आप सब ड्राइव्स देख रहे हैं ना, C, D, E, ये क्या है? यही है आपकी हार्ड डिस्क और SSD। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा लोकल डिस्क C देख रहे हैं, ये 237 GB देख रहे हैं ना, इतने का ही है, और ये आपका SSD है। ठीक है, और बाकी का D से लेकर के G तक मेरे पास जो ये आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हार्ड डिस्क है। अब ये मेरे को कैसे पता चला, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको करना है कट और सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप बटन को दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तो देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको जाना है यहाँ पे परफॉर्मेंस टैब पे। ठीक है, जब यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि आपका CPU कौन सा है। ठीक है, जो भी CPU का आपका नाम होगा वो देखो यहाँ पे आपको शो होगा। मेमोरी कौन सी है वो भी शो होगा। मेमोरी का मतलब होता है रैम, जो मैंने आपको बताया था ना कि रैम एक ऐसा स्टोरेज होता है, टेम्पररी स्टोरेज, जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल को लोड करा के उसमें रन करवाते हैं। तो ये वही रैम है। तो मेरे कंप्यूटर में देख लो कितना है, 16 GB का रैम है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे SSD और हार्ड डिस्क की। तो देखो यहाँ पे साफ साफ 3rd नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा हार्ड डिस्क, लिखा है ना HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कौन कौन सी मेरी हार्ड डिस्क, D, E, F और G। ठीक है, तो ये जो D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव और G ड्राइव है, ये सब क्या है मेरी, तो ये सब मेरी हार्ड डिस्क है। ठीक है, और SSD कौन सा है, देखो लिखा है ना यहाँ पे SSD, वो क्या है, C ड्राइव है मेरी SSD। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पता लगाएंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या है, SSD है कि हार्ड डिस्क है। ओके, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपने इस दिस PC वाले सॉफ्टवेयर को, ये क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही तो है दिस PC, जिसकी मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पा रहे हो। अगर ये दिस PC नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता आपके कंप्यूटर के अंदर तो आप अपनी हार्ड डिस्क को या SSD को एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक्सेस करते हैं। और वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको ना ओपन करने का एक शॉर्टकट की भी होता है, पता है क्या? वो शॉर्टकट की होता है आपके कीबोर्ड के अंदर विंडो बटन के साथ आप
ई बटन को दबाएंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। देखिए मैं दबाता हूँ, विंडो मैन दबाया और ई बटन दबाया तो देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया। और इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको नीचे यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल इस पे क्लिक कर लोगे तो वही आपका दिस पीसी वाला जो ऑप्शन था वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप अपने इस दिस पीसी नाम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए कि जो ये आपका दिस पीसी नाम का सॉफ्टवेयर है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या नाम है? वो नाम है फाइल मैनेजर। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि कंप्यूटर में फाइल मैनेजर कैसे ओपन करते हैं तो उसका कहने का मतलब है कि वो दिस पीसी को ही ओपन करने को कह रहा है। और इसको 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो शॉर्टकट की के माध्यम से ओपन करना और दूसरा इस दिस पीसी के आइकन पे क्लिक करके आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब आप दिस पीसी ओपन कर रहे हो तो नीचे टैब पे देखो क्या ओपन हो रहा है, एक तरीके से ये फाइल मैनेजर वाला आइकन। ठीक है, तो आई थिंक आप इसके मदद से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फाइल मैनेजर पे तो देखो ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको दिस पीसी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क और SSD को ओपन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि जो ये आप ड्राइव देख रहे हैं ना, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को कैसे रखते हैं, चलिए उसको सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये जो लोकल डिस्क D देख रहे हैं मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर अगर C ड्राइव होगी तो उसके अंदर पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल मौजूद होगी जिसे कि आपने कभी भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि वो फाइल आपकी क्या होती है, विंडोज़ की फाइल होती हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये C ड्राइव को पहले मैं ओपन करता हूँ। तो देखो मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर देखो आपको कौन कौन से फोल्डर दिख रहे हैं, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम डेटा, ये देखो प्रोग्राम डेटा, यूज़र, विंडोज़, ये सब फोल्डर आपको मिल रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी फोल्डर को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये पता है ये कौन सी फाइल्स हैं, ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की फाइल है, विंडोज़ की फाइल है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती है ना उसकी फाइल है। ठीक है, तो इसको अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपका कंप्यूटर से सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से उड़ गया तो आपका कंप्यूटर चलना भी बंद हो जाएगा। ओके, तो आपको गलती से भी इस C ड्राइव की फाइल्स को कभी भी डिलीट नहीं करना है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस C ड्राइव के अंदर अपनी कोई भी पर्सनल फाइल को ना रखें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो देखिए अभी मैंने C ड्राइव को ओपन किया है ना यहाँ पे, अब मेरे को वापस से बैक जाना है, पीछे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो देखो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, देखो ये रहा बैक का, ये रहा नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट तो अभी हम कुछ आगे बढ़े नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट आपका ओपन नहीं है, हमें बैक जाना है तो मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगा, देखो वापस से बैक आ जाऊँगा। ठीक है, और देखो अब नेक्स्ट बटन वापस से आपका चालू हुआ, क्योंकि अभी हम C ड्राइव के अंदर गए थे तो वही ये आगे और ये पीछे। ठीक है, आशा करता हूँ ये नेक्स्ट और बैक बटन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस लोकल डिस्क D को या किसी भी ड्राइव को ओपन करता हूँ तो उसकी लोकेशन यहाँ पे शो होती है। जैसे कि देखो अभी हमने क्या ओपन करके रखा है, दिस पीसी ओपन करके रखा है, तो देखो यहाँ पे आपको दिस पीसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस D ड्राइव को ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पे लिखा आएगा मैंने दिस पीसी में लोकल डिस्क D को ओपन किया। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर मैं किसी और फाइल को या फोल्डर को ओपन करता हूँ तो वो फोल्डर का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं देखिए ये वाला होस्ट नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ तो देखो जैसे ही ओपन किया तो देखो यहाँ पे फोल्डर का नाम ऊपर आ गया कि यहाँ पे होस्ट फोल्डर आपका ओपन हो रखा है। और बैक जाना हो तो यहीं से बैक जाऊँगा तो एक बैक हो जाएगा, फिर से बैक जाऊँगा तो और बैक हो जाएगा। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट और बैक करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी पता चल गया होगा जो फोल्डर आप ओपन करोगे उसका नाम यहाँ पे आपको शो होता जाएगा कि दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क है D है और लोकल डिस्क D के अंदर आपका होस्ट फोल्डर है। ठीक है, सो आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा इजीली। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि हमें इसके अंदर फाइल कैसे रखनी है। जैसे कि आपके पास अगर नया कंप्यूटर है तो आपको ना ये सब फोल्डर्स नहीं दिखाई देंगे जो आपको यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहे हैं कि मैंने अपनी इस D ड्राइव के अंदर ये सब पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर तो शायद ये नहीं होगा, पूरा का पूरा खाली होगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप लोग इसके अंदर कैसे फाइल को रखेंगे, कहाँ से फाइल लेके आएंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो फाइल इसके अंदर लेके आने के 2 तरीके हैं।
या तो आप पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर अगर कोई फाइल हमारे पास पड़ी है तो वो इसे कंप्यूटर में लगाएंगे और इसके अंदर से डेटा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ओके, दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो फाइल को डाउनलोड करने से पहले या फाइल को इस कंप्यूटर में लाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपके इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फाइल हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ गाने हैं, तो इसको आप क्या एक ही जगह पे रखोगे? अगर इन सबको आप एक ही जगह पे रखोगे तो क्या होगा, ये सब मिक्स हो जाएगा, आपका वीडियो फाइल सब मिक्स हो जाएगा, जिसमें कि क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर आपको बाद में कोई वीडियो प्ले करना होगा तो आप वहाँ जाएंगे, लोकल डिस्क डी को जैसे ओपन करेंगे और इसके अंदर यहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगा, यहीं पे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएगा, तो मिक्सअप रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट फ़ोल्डर बना के रखें। फ़ोल्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक सेपरेट स्पेस रखें। जैसे कि देखो यहाँ पे कई सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि देखो एक ये गेम का फ़ोल्डर बना हुआ है, ये गेम का फ़ोल्डर अलग है, ये गेम का फ़ोल्डर अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को पता चल रहा है ना कि इस फोल्डर के अंदर ये वाली गेम है, इस फोल्डर के अंदर ये वाली गेम है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे 3 फोल्डर बनाऊँ, एक इमेज के नाम का, एक दूसरा आपका वीडियो के नाम का, तीसरा आपका म्यूज़िक या सॉन्ग के नाम का, ठीक है। तो हम ये फ़ोल्डर कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जरा उसको सीखिए। फ़ोल्डर बनाना इसके अंदर बहुत ही आसान है। विंडोज़ 11 के अंदर आपको सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो फोल्डर का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के तैयार है, ठीक है। बस अब आपसे ये नाम पूछ रहा है यहाँ पे कि आप इस फोल्डर का क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ वीडियोज़, ठीक है। डाला और एंटर कर दूंगा तो देखो ये फोल्डर मेरा बनके तैयार हो गया वीडियोज़ के नाम से, ठीक है। अब मेरे को एक और फोल्डर बनाना है सॉन्ग का, ठीक है। वो मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा, वो मैं शॉर्टकट की मदद से बनाऊंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की आप लोग ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+N, तो देखो जैसे ही मैंने प्रेस किया Ctrl+Shift+N, एक और फोल्डर यहाँ पे बन गया। बस अब हम इसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने दे दिया नाम सॉन्ग्स के नाम से, ठीक है। अब बाय द वे मेरे को इस फोल्डर का नाम अगर एडिट करना है, जैसे यहाँ पे वीडियोज़ लिखा है, मेरे को इस वीडियो की जगह इमेजेस नाम देना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो करना बहुत ही आसान है। सिंपल इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 होगी तो यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। विंडोज़ 10 के अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जब आप राइट क्लिक करोगे तो, और वहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं दोनों विंडोज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, विंडो 11 में कैसे होगा और विंडो 10 में कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल रीनेम पे आप क्लिक कर दोगे तो वापस से रीनेम करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप इसका नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया चेंज, ठीक है। अब ये जो नाम हमने चेंज किया, क्या हम इसे शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और शॉर्टकट की मदद से करने का पता है एक फ़ायदा आपको बताता हूँ कि ये शॉर्टकट की जो है ना, ये विंडो 10 और विंडो 11 में सभी विंडोज़ के अंदर सेम होती है। समझ में आई बात आपको? सेम होने के कारण आपको बस एक शॉर्टकट की पता होगा तो आप सभी विंडोज़ के अंदर रीनेम कर पाएंगे। ओके, अब इस फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी F2, ठीक है। तो मैं F2 प्रेस करता हूँ तो देखो आ गया ऑप्शन, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पे वापस से कर देता हूँ क्या था यहाँ पे, वीडियोज़, ठीक है। तो वीडियोज़ किया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप सीख गए कि कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे फोल्डर को रीनेम करते हैं, समझ में आ गया आपको। अब इस फोल्डर को अगर मुझे डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो फोल्डर डिलीट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए फोल्डर के ऊपर और डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो विंडो 11 में था, विंडो 10 में कैसे होगा? सो विंडो 10 में ऐसा ओपन होगा तो यहाँ पे आपको इसके अंदर डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा, फिर उस पर आप क्लिक करके सिंपल डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया, देखो डिलीट हो गया, ठीक है। और इसके भी शॉर्टकट की है डिलीट का भी, पता है क्या? सिंपल इस सेलेक्ट करो फोल्डर को और आपके कीबोर्ड में देखना डिलीट बटन होगा एक DEL के नाम से, ठीक है। ये आपके जो कीबोर्ड के अंदर 4 एरो होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला एरो, तो उसी के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बटन आप जैसे ही दबाओगे वो आपकी जो फोल्डर होगी या कोई भी आपका फाइल होगा वो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
बस उसको सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका फोल्डर है तो इस पर क्लिक करना, पहले सेलेक्ट, फिर उसके बाद डिलीट बटन दबाना तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं, किस तरीके से आप फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम किसी एक फाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए मैंने क्या बोला कि किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को हम एक ड्राइव से, जैसे कि ये ड्राइव डी है, मैं इसके अंदर से जो वीडियो थी उसको उठा करके इस जी ड्राइव के अंदर रखना चाहता हूँ, या फिर जी ड्राइव के अंदर की कोई भी फोल्डर या किसी भी प्रकार की फाइल को उठा करके मैं डी ड्राइव में रखना चाहता हूँ। तो ये हम कैसे करेंगे, ये करना बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+Shift+N लिया मैंने, न्यू फोल्डर मैंने बना दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मूवी देख रहे हो आप, ठीक है, ये मूवी है, इसको मैं उठा करके इस फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ। जैसे कि इस होस्ट फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ बताता हूँ मैं आपको। तो बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, यहाँ पे फोल्डर हमने बनाया था, कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे आ गया। एक्चुअली ना ये अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज हो जाते हैं अपने आप, जैसे ABCD वाले होता है ना अल्फ़ाबेटिक अरेंज, तो वो अरेंज होके यहाँ पे फोल्डर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसके अंदर ही रखना है, इसको उठा करके इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, दो तरीके हैं। पहले तो इसको राइट क्लिक करो और कट करो, देखो कट का ऑप्शन दिख रहा है, कट करो। और इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+X बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके कट कर सकते हो। ठीक है, विंडो 11 में। और विंडो 10 के अंदर शो मोर ऑप्शन पे मतलब क्लिक क्या करना, विंडो 10 में ऐसे ही एक्चुअली ओपन होता है, तो इसके अंदर आपको देखो कट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, कट पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप इस पर कट पे क्लिक करोगे तो देखो जो भी आपकी फाइल होगी वो इस तरीके से धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, अब आपको इस फाइल को जहाँ पे रखना है, सिंपल उस फोल्डर पे जाओ, उसको ओपन करो। तो देखो मैंने ओपन किया तो देखो न्यू फोल्डर मेरा यहाँ पे आ गया, ओपन हो गया। और देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। जो ये फोल्डर आपने बनाया है, ये फोल्डर अभी पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी वहाँ पे कट किया था इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट होगा, ये पूरी इतनी बड़ी जगह देख रहे हो, इस पूरी जगह में आप कहीं भी राइट क्लिक करना और यहाँ पे देखो आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, बस इस पर क्लिक कर देना, पेस्ट हो जाएगा। और विंडो 10 में कैसे होगा, विंडो 10 में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, तो सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देना, तो देखो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से अभी शो कर रहा है ये फाइल। इसको थोड़ा बड़े में देखना चाहते हो तो देखो कोने में आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना तो बड़े में इस तरीके से दिखाई देगा। अब चले बाहर चल के देखें कि ये फाइल बाहर है कि नहीं। तो देखो आओ बाहर आओ, बैक करो, तो देखो यहाँ से ये फाइल हट गई है। क्यों हट गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फाइल को कट किया और इस फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे फोल्डर को, जो ये न्यू फोल्डर आप देख रहे हो ना, इस पूरे न्यू फोल्डर को उठाएंगे और जी ड्राइव में रख देंगे। कैसे रखेंगे, बहुत ही ईजी है। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और इस फोल्डर को क्या करेंगे, कट। ठीक है, तो मैंने कट किया, देखो फोल्डर धुंधला हो गया। अब आ जाओ जरा बाहर आ जाओ यहाँ पे, और मैं जी ड्राइव में रखना चाहता हूँ इसको, तो ओपन करो इसको और यहाँ पे राइट क्लिक करो, मतलब यहीं पे मैं रखना चाहता हूँ ना, बाहर ही रखना चाहता हूँ। अगर मेरे को किसी फोल्डर के अंदर, जैसे साउंड इफेक्ट देख रहे हो, इसके अंदर मेरे को अगर रखना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे वो फोल्डर आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो इस फोल्डर के अंदर नहीं रखना, मेरे को सीधा जी ड्राइव के अंदर रखना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ बाहर और सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये आ रहा है, वहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी फाइल होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको हो जाने देते हैं। तो देखिए ये हो गया पूरा कंप्लीट, और देखो यहाँ पे ये न्यू फोल्डर हमारा आ गया। न्यू फोल्डर के अंदर जो हमने वीडियो रखी थी वो वीडियो भी आ गई, क्योंकि हमने पूरा फोल्डर ही मूव कर दिया एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कट पेस्ट करना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में रख सकते हो, एक फोल्डर के अंदर से दूसरे फोल्डर में रख सकते हो। ये आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और जानिए। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो हमने क्या किया कि एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी फाइल को मूव कर पा रहे हैं, लेकिन मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करने का मतलब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक पेन ड्राइव। ठीक है,
ये एक पेन ड्राइव है, आपके पास भी होगी आई थिंक सो, अगर नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी ये वाली फाइल है जो मैंने जी ड्राइव के अंदर ये न्यू फोल्डर के अंदर जो ये मैंने मूवी रखी है, ये मूवी मैं इस पेन ड्राइव के अंदर डालना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ये मूवी मेरी इस पेन ड्राइव के अंदर आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ साथ ही साथ कि ये जो मूवी है मेरे कंप्यूटर में भी रहे और इस पेन ड्राइव के अंदर भी आ जाए। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इसका कॉपी करना हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे कट कर दूंगा और इस पेन ड्राइव के अंदर ले जाके पेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि ये मूवी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और इस पेन ड्राइव के अंदर आ जाएगी। लेकिन मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो अब वो कैसे करेंगे जरा उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ बाहर, यहाँ पे होम पेज पे एक तरीके से दिस पीसी पे, और इस पेन ड्राइव को लगाता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जब आप इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको लोकल डिस्क DEFG ये बना हुआ दिख रहा है ना, ऐसे ही इसका भी आपको एक ड्राइव दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं लगाता हूँ फिर आपको दिखाई देगा, ओके। तो ये देखिए मैंने प्लग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लो जैसे ही मैंने प्लग किया यहाँ पे USB ड्राइव H आपको ओपन हो गया, ठीक है। इसको जरा कट करते हैं और यहाँ पे देखो दिस पीसी के अंदर ये देखो आ गया USB ड्राइव H, ठीक है। ये मेरी पेन ड्राइव है जो मैंने अभी लगाई है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, इस G ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर मेरी ये मूवी रखी हुई है, तो मैं सिर्फ इस मूवी को कॉपी करना चाहता हूँ, ना कि इस पूरे फोल्डर को। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस मूवी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूँगा और विंडो 10 के अंदर आपको इस तरीके से यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपल कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि क्या होगा, ये आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पेस्ट करना है कहाँ पे, पेन ड्राइव में। तो मैं अपनी पेन ड्राइव ओपन करूँगा, बैक जाऊँगा, ये रही मेरी पेन ड्राइव, ठीक है। सिंपल इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, बाहर ही पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जरा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहीं बाहर ही पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहीं पे आ जाएगा। अगर कोई फोल्डर बना के मेरे को पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे फोल्डर भी बना सकता हूँ। न्यू फोल्डर मैंने बनाया अमित के नाम से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मेरे को रखना है तो फोल्डर को ओपन करूँगा और इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो वो मूवी थी वो यहाँ पे पेस्ट हो रही है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, कॉपिंग, ठीक है, मूविंग नहीं लिखा आ रहा है। मतलब क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर भी वो मूवी रहेगी और इस पेन ड्राइव के अंदर भी ये मूवी आ जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ रैम के बारे में, कि ये यहाँ पे देखो जो ये अभी आपका एक कॉपी हो रहा है, यहाँ पे ये आपका जो फाइल मैनेजर ओपन होके रखा है ना, ये आपके रैम के अंदर लोड होकर के यहाँ पे ओपन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको दिखाई देगा। सिंपल आप टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, टास्क मैनेजर मैंने ओपन करना बताया था ना, ये आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाओगे तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस टास्क मैनेजर के अंदर आपको सब कुछ दिखाई देता है कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है जो कितना रैम खा रहा है, कितना स्टोरेज खा रहा है, सारी चीज़ें। जैसे कि देखो ये मेरा OBS स्टूडियो, जिससे कि ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके माध्यम से देखो ये मेरा रैम कितना खा रहा है, 485 MB का रैम ये अभी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर आपका जो कि फाइल मैनेजर है, दिस पीसी है, ये देखो ये 211 MB का रैम मेरा यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, ओके। और यहाँ पे जो बाकी के आप ऐप्स देख रहे हैं, ये सारे ऐप्स हमारे बैकग्राउंड में रन करते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो रन कर रहे होते हैं और रैम को खा रहे होते हैं, एक तरीके से रैम कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो मेरा क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे देख रहे हैं 207 MB यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रोम मेरा ओपन नहीं है, लेकिन कंज्यूम इतना कर रहा है, लेकिन 0% दिखा रहा है, कभी कभार देखो यहाँ पे 1% भी दिखाने लग जा रहा है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ये रन कर रहा है। देखो आपके टास्क बार के अंदर यहाँ पे जितनी चीज़ ऐसे आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब आपके बैकग्राउंड के अंदर रन कर रही है। देखो OBS रन कर रहा है, ये NVIDIA का ब्रॉडकास्ट जो सर्विसेज है ये भी रन कर रही है, ब्लूटूथ रन कर रहा है, ये क्रोम भी रन कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सब आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रैम किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये CPU क्या है, ये CPU आपका कह लो प्रोसेसर है, ठीक है। अब ये प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो हमने पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट किया था मूवी को, देखो वो मूवी यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर आ चुकी है। ये देखो एच ड्राइव दिख रहा है ना आपको, ये देखो मैं आप वापस से जाता हूँ दिस पीसी के ऊपर, यहाँ देखो USB ड्राइव H, इसके अंदर आप देखो आपको ये अमित नाम का फोल्डर है और इसके अंदर ये मूवी आपको दिख रही है। सो पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से आप अपने फाइल्स और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करना भी सिखा दिया, कट करना भी सिखा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में आती है। देख लीजिए डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में, चाहे आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करो, चाहे कोई भी वीडियो डाउनलोड करो, इसी में आती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसके अंदर से आप उठा करके आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग एप्पल के कंप्यूटर में या फिर एप्पल के लैपटॉप के अंदर किस तरीके से फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कैसे फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो फिर आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ रहे हैं एप्पल कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो आइकन्स दिए गए हैं ऐप के वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए नीचे आइकन्स देख रहे हो आप। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, जो इसके अंदर जो SSD लगी हुई है या फिर हार्ड डिस्क जो लगी हुई है उसको हमें एक्सेस करना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, फोल्डर्स और फाइल्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने विंडोज़ PC के अंदर दिस PC वाला सॉफ्टवेयर देखा था ना, जिस पे क्लिक करके हम ओपन करते थे तो आपकी SSD ओपन हो जाती थी, उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये फाइंडर नाम का ऐप दिखाई देता है। देख लो, फाइंडर नाम का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देता है, जिसकी मदद से आप क्या कर पाएंगे, आप अपनी हार्ड डिस्क को या SSD को जो भी इसके अंदर लगा होगा उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर के अंदर आपका जो SSD लगा है वो 1 TB का SSD लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने कोई भी हार्ड डिस्क नहीं लगवाया है और नहीं इसमें लगा हुआ है। ओके, तो हम सिर्फ इसके अंदर SSD को एक्सेस करेंगे और जैसे कि आपको पता ही होगा हार्ड डिस्क और SSD दोनों सेम ही है, सेम ही काम करता है, बस फ़र्क क्या है उसके अंदर, स्पीड का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करता हूं। तो देखिए मैंने इसे ओपन किया फाइंडर एप्लीकेशन को और यहाँ पे देखो क्या ओपन हुआ, यहाँ पे आपका रीसेंट फाइल्स ओपन हुआ, ना कि पूरी D ड्राइव C ड्राइव जैसे हमने विंडोज़ में देखा था वो ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे रीसेंट फाइल सबसे पहले ओपन होएगी। ठीक है, अब अगर आपको आपका हार्ड डिस्क या फिर SSD एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे जाना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है क्या, अमित कुमार, मतलब जिसके नाम पे कंप्यूटर होगा उसी का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको पूरा ये फोल्डर दिखाई देगा, एप्लीकेशन का फोल्डर, डेस्कटॉप का फोल्डर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, मूवीज़, म्यूज़िक, पिक्चर्स, ये सारे आपको फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, और जो ये आप दिस PC वाला फोल्डर देख रहे हो ना, ये मैंने खुद यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से ड्राइव्स नहीं दिखाई देगी अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ एक ही ड्राइव समझ लो होती है जो कि पूरा आपका एक्वायर करता है। ठीक है, इसके अंदर जो लगा है वो 1 TB का पूरा आपका SSD लगा है, जो कि सिर्फ एक ही आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर ही आपको जो भी फोल्डर बनाने हैं वो बना सकते हो अपने यूज़ केस के हिसाब से। ठीक है, तो अब चलिए सीखिए इसके अंदर आप फोल्डर बनाएंगे कैसे। इसके अंदर फोल्डर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल आपको कहीं पे भी राइट क्लिक करना है माउस से और देखो न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। बस आप इसका नाम डाल दीजिए। तो मैंने देखो यहाँ पे नाम डाल दिया अमित, तो ये कमेंट डाला तो ए सबसे पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि फोल्डर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। शॉर्टकट की से भी फोल्डर क्रिएट होता है इसके अंदर भी। क्या है शॉर्टकट की, तो एप्पल के कंप्यूटर के अंदर ना आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, Command Shift N।
जैसे कि विंडोज़ में क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसके अंदर क्या है, कमांड शिफ्ट एन। ठीक है, तो मैं कमांड शिफ्ट और एन बटन दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे फोल्डर फिर से एक और क्रिएट हो गया। जैसे मैं इसको डेमो के नाम से रख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको इसे रीनेम करना है, जैसे इस फोल्डर का जो नाम है वो चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके फोल्डर रीनेम कर लो। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ अंकित के नाम से फोल्डर, तो देखो फोल्डर का नाम यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, और एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका नाम चेंज करने का, वो आप कैसे करेंगे, सिंपल जी नाम आप देख रहे हो, इस नाम के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दो। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया देखो एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, बस मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ट्री, तो देखो इस तरीके से नाम आप चेंज कर सकते हो। शॉर्ट तरीका इसमें यही है नाम चेंज करने का। ओके, और अगर इस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो सिंपल इसी फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मूव टू बिन का ऑप्शन। तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपको शॉर्टकट की मदद से कोई भी फोल्डर या फाइल डिलीट करनी है तो वो कैसे होगी वो भी देखिए। जैसे डेमो1 नाम का फोल्डर है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। ठीक है, तो कैसे होगा, सिंपल आपके कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड में देखिएगा कमांड बटन मिलेगा, कमांड प्लस डिलीट बटन आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कमांड बटन दबा करके फिर डिलीट बटन दबाओगे तब जाके ये फोल्डर डिलीट होगा। देखो डिलीट हो गया, मैंने प्रेस किया तो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, चलिए वो भी आपको बताता हूँ। तो देखो ये जो दिस पीसी आप देख रहे हैं, मैंने ये फोल्डर बना के रखा था दिस पीसी वाला, इसके अंदर मैंने ना अपने हिसाब से 4 ड्राइव नाम के फोल्डर बना दिए हैं, जैसे ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ताकि मेरे को थोड़ा आसान हो इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आप भी चाहे तो बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये एक तरीके से क्या, ये अलग अलग ड्राइव नहीं है, ये फोल्डर ही है, बस मैंने नाम इसका रख दिया है। ओके, चलिए मैं बी ड्राइव को ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको ये लाइव फोल्डर है इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखो एक ये फ़ोटो है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये फ़ोटो दूसरे फोल्डर में रखूं, जैसे कि ये लाइव से बाहर आता हूँ, ये पता है ना आपको, ये दोनों बैक करने के लिए और ये नेक्स्ट करने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी ड्राइव बी नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ लाइव के अंदर जो ये वाली फाइल है, इस फाइल को यहाँ से हटाना है और कहाँ पे मूव करके रखना है, इस टेस्ट नाम की फाइल के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, सिंपल लाइव फोल्डर को हम ओपन करेंगे, इस पर मैं करूँगा राइट क्लिक और वही वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई कट का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए नहीं है, यहाँ पे मैकबुक के अंदर कट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके आप यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये फाइल रहेगी तो आपको इसको आके वापस से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसे कॉपी पेस्ट करना सिखाता हूँ। सिंपल इस पर कॉपी पे क्लिक कर दो तो ये कॉपी हो गया होगा। बैक आ जाओ यहाँ पे और फोल्डर ओपन कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करो और पेस्ट आइटम ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक कर दो तो देखो वही फाइल आपकी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये वाली फाइल आपको इस फोल्डर के अंदर भी अभी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि हमने इसे कॉपी किया है, कट नहीं। अब ये कट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कट का ऑप्शन ही आपको नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि विंडोज़ चलाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर बहुत ही यूज़र इंटरफेस अच्छा होता है, जिससे कि बहुत आसान तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन इस एप्पल के कंप्यूटर के अंदर भी आसान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ फीचर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, अब कोई अगर पेन ड्राइव इसके अंदर लगाओगे तो वो कैसे शो होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वही कल वाली पेन ड्राइव जो थी मैंने लगाई थी, वही वाली लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया। सो देखो मैंने पेन ड्राइव लगा दी और देखो पेन ड्राइव कहाँ शो होने लग गई, देखो यहाँ डेस्कटॉप पे ही यहाँ शो हो रही है, देखो अनटाइटल। ठीक है, और यही आपका पेन ड्राइव देखो यहाँ साइड में, देखो यहाँ पे शो हो रहा है अनटाइटल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये आपका पूरा का पूरा जो भी पेन ड्राइव में डेटा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर अमित नाम का इसमें फोल्डर बनाया था और इसके अंदर एक ये
मूवी रखी थी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मूवी उठा करके अपने उस टेस्ट वाले फोल्डर में रखूँ जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ क्या, कॉपी, ठीक है, क्योंकि इसमें कट तो होता नहीं है, तो सिंपल आप इसे सीधा कॉपी कीजिए और आपको जाना है यहाँ पे, और मैं दिस पीसी के अंदर गया, मतलब फोल्डर हमने बना के रखा है ना, ड्राइव वी फोल्डर, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी आप बना सकते हो, चाहे जितने मर्जी उतने फोल्डर बनाओ। तो ये टेस्ट नाम का फोल्डर ना इसमें पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट आइटम पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये इसमें शो हो रहा है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा पेस्ट होने में, कितना नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से मैकबुक के अंदर, एप्पल के कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। न्यू फोल्डर बनाना मैंने आपको सिखा दिया, फोल्डर को डिलीट करना सिखा दिया, फोल्डर को रीनेम करना सिखा दिया, और कॉपी करके पेस्ट करना आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी चीज़ और सीख लीजिए कि आपको कैसे पता करोगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी GB की रैम है, कितना स्टोरेज है, वो सब आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। देखो ये तो अभी देखो हमारा कॉपी हो रहा है, इसको कॉपी होने दो, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये एप्पल का आपको लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अबाउट दिस मैक, ठीक है, इस पर क्लिक करो। तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है मैकबुक प्रो नाम शो हो रहा है, ठीक है। 16 इंच इसकी स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर बता रहा है, चिप कौन सी है, एप्पल M3 मैक्स चिप, ठीक है। और मेमोरी देखो यहाँ पे शो हो रहा है ना आपको 36 GB, ठीक है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे मैक OS, याद है आपको मैक OS, मैंने आपको क्या बताया था कि एप्पल के जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर क्या डलता है, मैक OS डलता है, विंडोज़ नहीं डलती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको मैक OS दिखा रहा है। अब इसके अंदर हमें स्टोरेज देखना है, यहाँ पे तो स्टोरेज शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोर इन्फो देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, ठीक है। और यहाँ देखो आपको नीचे दिखेगा मैकिनटॉश HD, ठीक है, यही है आपका SSD, ठीक है। और देखो यहाँ पे शो हो रहा है 994 GB, एक्चुअल में ये 1 TB है पूरा का पूरा, बस थोड़ा सा कुछ यूनिट्स कह लो ये कट के हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टोरेज वगैरह पूरा देख सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज की इस वीडियो में बताया है वो आपके काम आएगा, अगर आपके पास एप्पल कंप्यूटर है तो, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ सीख लीजिए क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करना आपको सभी कंप्यूटर और सभी लैपटॉप के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप अच्छे से ये सब चीज़ें सीख सकें, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग इस मोबाइल की मदद से किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या फिर किसी भी लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ इस वीडियो को आपने लाइक करके, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ओके। और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप ना अपना जो हॉटस्पॉट है उसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, सिंपल इसके अंदर आपका जो वाईफाई है वो आने लग जाएगा, ठीक है। जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके या फिर विंडोज़ लैपटॉप के अंदर नीचे यहाँ पे आता है वाईफाई का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका इंटरनेट होगा वाईफाई वाला उसको क्लिक करके आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप जो भी इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं वो अपना सिंपली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ, मैंने इसके अंदर अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दिया फ़ोन के अंदर और यहाँ पे देख लीजिए STP कंप्यूटर के नाम से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से, ओके। ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड हो रखा है पूरा का पूरा इसके अंदर। और अगर मैं यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करूँ तो वो भी आपका चलेगा। जैसे मैंने STP कंप्यूटर सर्च किया तो देखो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप लैपटॉप पे किस तरीके से इंटरनेट चलाएंगे वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से, ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं कंप्यूटर में कैसे इंटरनेट करें जिसके अंदर वाईफाई नहीं है। जैसे कि इस कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाईफाई नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी वाईफाई नहीं है। तो इसके अंदर हम कैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे इस
केबल की मदद से, USB केबल आप देख पा रहे हैं, इसकी मदद से हम इंटरनेट कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो तार है आपने CPU के अंदर पहले लगा देनी है और इसे अपने मोबाइल फ़ोन में लगा लेनी है। चलिए फिर मैं लगा लेता हूँ। और जो ये वाली इस साइड की तार है, इसको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरीके से लगा देता हूँ। ठीक है, लगा लिया। जैसे ही मैंने लगाया इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हुए हैं, ये नो ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र। तो इसको आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है इसके अंदर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स देख रहे हैं, अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाइएगा और सेटिंग में एक सेटिंग सर्च कीजिएगा USB। ठीक है, TH, ये वाला देखो, ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा USB थ्रेटरिंग। ठीक है, इसको आपने ऐसे क्लिक करके ओपन करना है और इसके अंदर देखो आपको ऑप्शन दिखाई देगा USB थ्रेटरिंग का, जो कि ऑफ हो रखा है, इसे आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे ना, वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। देखो अभी देखो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, लिखा है ना नो इंटरनेट एक्सेस। और जैसे ही देखना है मैं यहाँ पे USB थ्रेटरिंग ऑन करूँगा, वैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। देखो ऑन हो गया और देखो यहाँ पे कनेक्टिंग चालू हो रहा है। देखो लिखा है ना कनेक्टिंग टू ईथरनेट। ठीक है, लिखा आ रहा है अभी नो इंटरनेट एक्सेस, लेकिन अभी हो जाएगा, जस्ट वेट कीजिए, अभी कनेक्शन प्रोग्रेस में है। और यहाँ पे देखिए ये जो इंटरनेट है देखो कनेक्ट हो चुका है, लिखा आ रहा है ना इंटरनेट एक्सेस। और ये देख लो ये फ़ोन से पूरा कनेक्ट हो रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो हिल जाएगा ना तार तो थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन देख लो यहाँ पे USB थ्रेटरिंग ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट पूरा कनेक्ट हो रखा है, देख लो USB लगा पड़ा है। ओके, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी ब्राउज़र में जो आप चलाना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो आप सर्च करके बिल्कुल आसान तरीके से इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे इंटरनेट इसमें एक्सेस हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं और लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर रखी गई किसी भी प्रकार की फाइलों को कैसे कंप्यूटर में आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो आपके कंप्यूटर के अंदर रखी गई फाइल्स हैं उनको आप किस तरीके से मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है यहाँ पे, ये देख लीजिए ये फ़ोन। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं उसे मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर ओपन करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा। एक तो पहला जो तरीका है वो है ये USB वाला, ये तार वाला आप देख लीजिए, ये तार आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये USB वाला तरीका है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा, फिर दूसरा तरीके की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि वायरलेस तरीका है। ठीक है, तो चलिए पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इस वायर की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके फ़ोन में वायर लगती है चार्जिंग केबल वाली, वही आपने लेनी है USB वाली। ठीक है, तो एक लगाना है आपने अपने CPU के अंदर और एक लगाना है आपने अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इसे अपने कंप्यूटर में पहले लगा लेता हूँ। तो देखो मैंने नीचे लगा लिया है। ठीक है, अपने CPU के अंदर लगा लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर लगाता हूँ, इसके अंदर, इस फ़ोन के अंदर। ठीक है, और जैसे ही लगाऊंगा वैसे ही आप देखिएगा इसमें आपको क्या शो होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फ़ोन की स्क्रीन आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो जैसे कि आप लोगों को ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन जो है आपको कंप्यूटर पे दिख रही होगी। ठीक है, और ये मैं जो USB पिन देख रहे हो इसे मैं प्लग करने जा रहा हूँ अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे इस तरीके से प्लग करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर प्लग कर दिया वैसे ही देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं USB वाले। ठीक है, इसके अंदर देखो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है नो डेटा ट्रांसफ़र, दूसरा है फाइल ट्रांसफ़र, तीसरा है ट्रांसफ़र फ़ोटोज़। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसके अंदर से सेलेक्ट करना है फाइल ट्रांसफ़र को। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल ट्रांसफ़र मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे तो अब आपको क्या करना है, ये जो दिस PC देख रहे हैं इसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो देखो मेरे यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो मेरा फ़ोन था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है USB डिवाइस के नाम से। शायद आपके कंप्यूटर अगर विंडोज़ 10 का होगा या विंडोज़ 11 का होगा मे बी, तो उसके अंदर आपका जो फ़ोन का नाम होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरे में देख लो ये दिख रहा है। ठीक
ठीक है। जिस तरीके से लोकल डिस्क सी जी ये सब है ना, उसी तरीके से ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मेरी इंटरनल स्टोरेज जो है फ़ोन की वो दिखाई देगी एज अ ड्राइव, ठीक है। और फिर जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर जितने भी मेरे फ़ोन के अंदर फोल्डर्स और जितनी भी फाइल्स थी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। बस इस तरीके से आपने इसे एक्सेस कर लिया USB के माध्यम से। उसके बाद आप जो मन चाहे वो फाइल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे। डेस्कटॉप पे करना चाहो डेस्कटॉप पे कर लो, या किसी ड्राइव के अंदर फोल्डर में करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। और आज हम करेंगे शॉर्टकट की मदद से, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को ये DCA वाला थंबनेल देख रहे हो फोटो, ये मेरे को करना है कॉपी। तो आप चाहो तो राइट क्लिक करके सीधा कॉपी कर सकते हो। देखो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी कर लो। और आपको कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर लो। यहाँ पे देखो साइड में आपको ना काफ़ी सारी ड्राइव्स दिख रही है CDEFG, तो ये साइड में भी आपको दिखाई जाती है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ G ड्राइव को ओपन करूँ, G ड्राइव मैंने ओपन करूँ, मैं यहीं पे बाहर पेस्ट करना चाहता हूँ उस फोटो को। तो राइट क्लिक किया और सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, देखो पेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अरे कहाँ चला गया, एक मिनट, ये देखिए ये दिख रहा है DCA, ये देखिए ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मूव करना चाहो तो वही इसमें होगा, कट पेस्ट आपको करना होगा, ठीक है। सो वापस से इसे ओपन कर लो, MTP USB डिवाइस जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसको ओपन कर लो, इंटरनल स्टोरेज ओपन कर लो, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर से इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलो मैं कंप्यूटर से भी आपको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आ जाता हूँ G ड्राइव के अंदर ही, और छोटी सी कोई फाइल ले लेते हैं। चलो YouTube म्यूज़िक ले लेते हैं। ये वाला जो म्यूज़िक देख रहे हो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। MTP USB डिवाइस में जाता हूँ, इंटरनल स्टोरेज को ओपन करता हूँ। अगर मेरे को बाहर ही पेस्ट करना है तो बाहर ही मैं राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ये जो है मेरे फ़ोन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों का पहला तरीका कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की फाइल्स को अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको कॉपी पेस्ट वगैरह जो आपको करना है, ट्रांसफ़र वगैरह, वो सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है वाईफाई FTP सर्वर। ये देख लीजिए मेरे फ़ोन में, तो ये देखिए यही वाला आपको ऐप चाहिए, वाईफाई FTP सर्वर, जो आपको मूव करके हुए मैं दिखा रहा हूँ ना, यही वाला, ठीक है। ये आप कैसे डाउनलोड कर लोगे, प्ले स्टोर पे चले जाना, सर्च कर लेना वाईफाई FTP सर्वर, आपको मिल जाएगा। ये देखो वाईफाई FTP सर्वर, ये देखो, ठीक है। ये देखो पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को अपडेट करने को कह रहा है यहाँ पे, चलो अपडेट कर लेता हूँ। मैंने पहले से ही वैसे इंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वैसे ये अपडेट होने के अंदर। बाकी आप लोग तो इंस्टॉल करोगे, नया नया रहेगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा भी हो ही गया इंस्टॉल, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और फिर आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर है और जो ये आपका फ़ोन है, ये दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये तभी आपका काम करेगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका फ़ोन है और जो आपका कंप्यूटर है, ये दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका इसमें यह हो सकता है कि आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन का वाईफाई का हॉटस्पॉट वो ओपन करना है और उसे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कनेक्ट करना होगा। ये दो काम आपको करने होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक काम आप कर लीजिएगा, तभी जा करके ये मेथड काम करेगा। मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसे कर लेते हैं ओपन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने इसे फ़िलहाल ओपन कर लिया, ठीक है। और देख लो मेरे फ़ोन के अंदर ना वाईफाई कनेक्ट है। आप देख लो मेरा कंप्यूटर और मेरा फ़ोन दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो देखो इसके अंदर ना आपको फ़ोन के अंदर एक IP एड्रेस दिखाई देगा, जैसे कि देख पा रहे हो 192.168.1.5 शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी एड्रेस को आपको अपने कंप्यूटर में डालना है, लेकिन उससे पहले आप इसे स्टार्ट बटन देख रहे हो, इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके इसे स्टार्ट कर देना, ठीक है। और फिर आना अपने कंप्यूटर पे और दिस PC पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पे बाहर ही राइट क्लिक करना है
और ऐड अ नेटवर्क लोकेशन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एड्रेस डालना है। अब वो क्या एड्रेस डालना है, देखो आपके फ़ोन के अंदर क्या शो हो रहा है, सर्वर URL आपको दिख रहा है, सर्वर URL FTP:// ये आपको एज इट इज़ इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ FTP// करके है ना 5 ये वाला है, ठीक है। तो मेरे में तो मैंने ऑलरेडी पहले से भी कर रखा था इसलिए सजेशन में आ गया। आपका फर्स्ट टाइम होगा तो आपको ये पूरा ही टाइप करना पड़ेगा, FTP:// 192.168.1.5:2221, ठीक है। ये पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यही रहने देना, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना और फिनिश पे क्लिक कर देना। और देखो आपका मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज था ओपन हो गया है, ठीक है। देख लो इसके अंदर मैंने लास्ट DCA वाली फाइल पेस्ट की थी ना, यहाँ कॉपी पेस्ट किया था शायद, ये देखो ये रहा DCA वाला, ये देखो ये सॉरी क्या मैंने इसके अंदर पेस्ट किया था, ये म्यूज़िक देख लो, ये वाला म्यूज़िक अभी भी इसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो फ़ोन का स्टोरेज है ये आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन हो चुका है। जब इसका स्टोरेज आपके कंप्यूटर में ओपन हो गया तो अब आप जो चाहे वो फाइल कॉपी करो, पेस्ट करो, जो चीज़ करना है आप कर सकते हो। चलो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ ईजी तरीके से। ये सर्टिफिकेट या फिर चलो ये वाली यही वाली फ़ाइल जो क्रॉकपॉट आप देख रहे हो ना फाइल, इसी को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और मैं इसे चलो पेस्ट कर देता हूँ G ड्राइव के अंदर बाहर ही। यहीं पे राइट क्लिक किया, पेस्ट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे आ गई फाइल कॉपी हो करके क्रॉकपॉट वाली, ठीक है। इसके अंदर से कोई फाइल उसके अंदर डालते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर ऐप देख रहे हैं, इसके अंदर से मैं काम करता हूँ। ये वॉल आर्ट वाली फ़ोटो है, इसको करता हूँ कॉपी, राइट क्लिक किया कॉपी। आप चाहे कॉपी तो सेलेक्ट करके Ctrl+C बटन दबाएंगे तो भी कॉपी हो जाएगा, ओके। और उसके बाद आपको चले जाना है दिस PC के अंदर, और दिस PC के अंदर ना देखो ये जो नेटवर्क लोकेशन देख रहे हो ना, यही है आपका फ़ोन का स्टोरेज। अब इसको जब ओपन करोगे तो आपका फ़ोन का स्टोरेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब बस आपको जिस फोल्डर में जहाँ पे पेस्ट करना है वहीं पेस्ट कर दो। मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये अंकित वाला फोल्डर है, इसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। और देखो मैंने पेस्ट कर दिया, देखो ये आ गया wallart.jpg, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया एक्चुअली, ओके। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप लोग अपने फ़ोन से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से फ़ोन के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर फाइल टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए अभी आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई 3 तरीके की फाइल दिख रही होगी। पहली फाइल कौन सी है? पहली फाइल है आपकी इमेज फाइल, ठीक है। दूसरी फाइल कौन सी है? साफ साफ लिखा दिख रहा है आप लोगों को, PDF फाइल। तीसरी कौन सी फाइल है? वीडियो फाइल, ठीक है। ये तीनों टाइप तो आप जानते हो, ऑडियो वीडियो। ऑडियो फाइल भी जानते होंगे, MP3 वाली जो फाइल्स होती है जिसमें गाने प्ले होते हैं, वो भी आप जानते हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये 3-4 तरीके की फाइल के अलावा भी और भी कई तरीके की फाइलें होती हैं, जैसे कि होती है आपकी एक जिप फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल? जिप फाइल। अब इसका क्या काम होता है और इसे क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं जिप फाइल की। तो जिप फाइल का क्या यूज़ होता है, सबसे पहले आप वो जानिए। देखिए जिप फाइल का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आप मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कर सके। तो सिंपल से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट करने के लिए जिप फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल पड़ी है, इन तीनों को मेरे को एक जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो कैसे होगा देखिए, सेलेक्ट कीजिए सबको, ठीक है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो आपको कंप्रेस टू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाइएगा और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा जिप फाइल का, ठीक है। सिंपल इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी जिप फाइल रेडी हो गई। जिप फाइल का आप जो नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही दे देता हूँ जिप फाइल,
ठीक है। तो देखो ये जिप फाइल आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके ये जो तीनों फाइल देख रहे हो, ये तीनों फाइल आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये तीनों फाइल डिलीट भी कर दूं, यहाँ से इस तरीके से डिलीट भी कर दूं, तो भी मैं उन तीनों फाइल को वापस ला सकता हूँ। कैसे? इसके अंदर क्योंकि पड़ी हुई है ना हमारे पास फाइल, जिप करके पड़ी हुई है। जब इसकी जिप को अनजिप हम करेंगे तो वो फाइलें खुल के यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब अनजिप कैसे करते हैं, चलिए जरा वो देखिए। सिंपल, बहुत आसान है अनजिप करना भी। राइट क्लिक कीजिएगा फाइल के ऊपर और यहाँ देखो एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट ऑल का सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए और देखो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देखो आपकी तीनों फाइल ओपन होके यहाँ पे आ गई है। दिख रहा है आपको किस तरीके से आई है, देखो तीनों फाइल यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। एक्चुअली जो तीनों फाइल आई है ना आपकी, ये एक अलग फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आपकी देखो जिप फाइल रखी हुई थी, उसी के साथ में एक अलग जिप फाइल के नाम से फोल्डर बना और इस फोल्डर के अंदर आपकी ये तीनों की तीनों फाइल आ गई हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जिप कर सकते हैं और अनजिप कर सकते हैं। और जिप हम क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आप मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फाइल टाइप के बारे में। तो दूसरा आपका फाइल टाइप है RAR फाइल टाइप, ठीक है। अब ये RAR फाइल टाइप क्या करता है, ये भी वही काम करता है जो इस जिप ने किया, ठीक है। किसने किया? ये जिप फाइल ने क्या किया, मल्टीपल फाइल को एक फाइल बना दिया, ठीक है। वही काम वो भी करता है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वो थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस करके उसको बना देता है RAR फाइल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो ये जो हमने जिप फाइल बनाई थी इन तीन फाइल की मदद से, तो वो कितने MB की बनी, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, 7.47 MB की बनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको RAR फाइल बनाते, मतलब RAR फाइल के तरीके से बनाते, तो ये शायद 7 MB ना लेकर के इससे भी कम साइज़ लेता, ठीक है। चलिए आपको बना के दिखाता हूँ वो कैसे बनता है। देखो ये जिप, एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट कॉपी पेस्ट तो पता ही होगा आपको लास्ट वीडियो में। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, इसको बाहर निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जिप फाइल वाला जो है ना ये फोल्डर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखो, ठीक है। पहले जैसा सब कुछ हो गया। यहाँ पे जिप फाइल अभी भी पड़ी है हमारे पास, इसके अंदर अभी भी कंटेंट है। देख लो कितने MB का दिख रहा है, 7.47 MB का। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं और इसका बनाते हैं एक RAR फाइल। अब वो कैसे बनेगा, सिंपल सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक किस पे करना है, ऐसे सिलेक्शन वाले बॉक्स पे राइट क्लिक करना, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा विन RAR, दिख रहा है आपको विन RAR ऑप्शन, इसके अंदर आपको जाना है। और यहाँ देखो आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू आर्काइव का या फिर ऐड टू music.rar। मतलब इसने ना म्यूज़िक ले लिया इस तरीके से अपने आप ही, क्योंकि अपने आप कैसे लिया, क्योंकि म्यूज़िक नाम के फोल्डर में पड़ा है ना ये फाइल, इसीलिए इसने म्यूज़िक ले लिया, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपसे पूछेगा किस नाम से आप देना चाहते हो, बनाना चाहते हो। तो नाम मैं दे देता हूँ, जैसे डेमो के नाम से देता हूँ, demo.rar, देख लो। और यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट चूज़ भी कर सकते हो कि आप जिप फाइल फॉर्मेट बनाना चाहते हो या RAR फॉर्मेट बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ना जो हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, ये एक तरीके जो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसे कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तभी ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में भी आएगा, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप RAR फॉर्मेट और जिप फॉर्मेट दोनों बना सकते हो। फिलहाल अभी हमें RAR फॉर्मेट बनाना, तो इसे हमें RAR सेलेक्ट करना है और सिंपल ओके कर देना है। और ओके हमने किया और यहाँ पे देखो ये डेमो नाम का जो RAR फाइल थी वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। अब देखते हैं ये कितने MB की आपकी कन्वर्ट हुई है। देखो यहाँ पे मैं डेमो सेलेक्ट करता हूँ, देखो कितने MB का हुआ है, 7.20 MB का हुआ है। और जिप फाइल 7.47 MB का हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे ज़्यादा का है, ज़्यादा MB का है, और यहाँ पे ये कम MB का है, ठीक है। और आप चाहो तो ये RAR फाइल बनाते समय आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे लगाना है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस फाइल को खोलना तो सीख लो। RAR फाइल को खोलते कैसे हैं, देखो सिंपल राइट क्लिक करना है इस पर, वापस से जाना है विन RAR पे, और यहाँ पे देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। बस जैसे ही कर दोगे देखो अलग नाम का फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिस नाम से आपकी फाइल होगी उसी नाम से एक फोल्डर आ जाएगा और उसके अंदर आपकी ये तीनों फाइल आपको मिल जाएंगी। बहुत ही इजी था, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आपको बताता हूँ पासवर्ड कैसे लगाते हैं RAR फॉर्मेट वाली फाइल पे, ठीक है।
तो ये जो फोल्डर है डेमो वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेमो भी, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और इन तीनों का फिर से एक हम RAR फाइल बनाते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके विन RAR पे जाएंगे, ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो सेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो पासवर्ड देना है वो डाल दो। 1 2 3 मैंने डाल दिया पासवर्ड यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो आप 1 2 3 पासवर्ड है। ठीक है, और ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक के नाम से है, बट मैं इसे डेमो कर देता हूँ। ओके, RAR सिलेक्टेड है और ओके कर देंगे तो आपका RAR फाइल बन जाएगा। ये देखो बन गया। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड भी मांगेगा। राइट क्लिक करो इसके ऊपर, विन RAR पे जाओ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ओके करोगे ना इस तरीके से, तो देखो इसने पासवर्ड मांगा आपसे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंपल पासवर्ड दे दो जो आपने डाला था 1 2 3 और ओके कर दो। तो देखो ये आपकी RAR फाइल ओपन होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये RAR फाइल मैंने किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे बनाई। देखो, तो आपको आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको सर्च कर लेना है WinRAR। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे तो देख लो ये WinRAR की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और जब इंस्टॉल वगैरह कर लोगे तो आपको जो ये ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पे राइट क्लिक करने पे, ये वाला WinRAR वाला ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा। और विंडोज़ 10 के अंदर कुछ इस तरीके से आई थिंक आपको राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिलेगा, और इसके अंदर आपको देखो इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा WinRAR का। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल फाइल को एक फाइल बना सकते हो। और अगर किसी और ने आपको अगर RAR फाइल दी है या फिर जिप फाइल दी है तो उसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना अब आप सीख गए हो और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी करोगे। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको सिखाया फाइल टाइप्स के बारे में, RAR फाइल के बारे में, जिप फाइल के बारे में, ये आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, और साथ ही साथ आप लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी। और साथ ही साथ आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, वो होगी कि आपका कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर आउट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग फटाफट से अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, इनपुट की बात करते हैं सबसे पहले कि इनपुट आपका क्या होता है और आउटपुट आपका क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे इनपुट की डेफिनेशन एक तरीके से मैंने लिख रखी है, हिंदी में भी लिखी हुई है। कोई भी आदेश जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो आपका इनपुट कहलाता है। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है, इनपुट का उत्तर ही आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अगर आपको इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो ध्यान से देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये फोटो पड़ी हुई है RES, देख रहे हो ये देखो, मैं इधर कर देता हूँ इसको, ये देख लो, ये एक फोटो है, इमेज। अरे आजा भाई, इधर कहाँ जा रही है, चलो कोई नहीं, ये देखो ये आपकी एक फोटो है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, इसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, इस फोटो को ओपन करना। तो मैं कैसे इसे ओपन करूंगा, मुझे अपने कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि ये फोटो को ओपन करके दो। तो वो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे ये माउस देख रहे हो, मेरा तीर आपको दिख रहा होगा माउस का, इसको मैं इस इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर जब मैं इस इमेज के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूं और इस पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो मैं इस कंप्यूटर को आदेश देता हूं कि इस फोटो को ओपन करो, और इसी चीज को इनपुट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, मैं चाहता हूं इस फोटो को ओपन करना। ठीक है, और हम इसे कैसे ओपन करेंगे, कंप्यूटर को आदेश देके, कंप्यूटर को इनपुट दे करके कि इस फोटो को ओपन करो। और हम इनपुट देंगे कैसे, माउस से डबल क्लिक करके बताएंगे कंप्यूटर को इस फोटो को ओपन करो, तो ये फोटो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनपुट जो है वो सही समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं आउटपुट के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस फोटो पर डबल क्लिक करके इनपुट दे दिया कंप्यूटर को।
कि इस फोटो को ओपन करो। अब उसके रिस्पेक्ट में, उस इनपुट के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला कि ये फोटो ओपन होके मुझे मिल गई, तो यही कहलाएगा आउटपुट। जैसे कि देखो इस डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट का उत्तर ही आउटपुट कहलाता है। ठीक है, मतलब जो काम मैंने कंप्यूटर को करने के लिए बोला वो उसने मुझे करके दिया, तो जो काम उसने मुझे करके दिया वो आउटपुट कहलाएगा, और जो बात मैंने उसको काम करने के लिए बोली वो आपका इनपुट कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये इनपुट समझ में आ गया और आउटपुट समझ में आ गया तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे देखो कितने सारे इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम और माइक्रोफोन। अब ये सब कैसे हैं आपके इनपुट डिवाइस, जरा उसको समझते हैं। देखिए जरा यहाँ पे जो ये फोटो थी आरएस नाम की, ये फोटो, ये मैंने ओपन करने के लिए किस डिवाइस का सहारा लिया मुझे बताइए। मतलब अपने कंप्यूटर को बताना चाहता था ना मैं कि ये फोटो ओपन करके दो, तो मैंने किस डिवाइस के माध्यम से मैंने इसको इनपुट दिया, माउस के माध्यम से। माउस है ना, ये जो तीर देख रही है मेरा माउस है, माउस के माध्यम से मैं इस पे गया और माउस से मैंने क्लिक किया, तो माउस से मैंने क्या किया, इसे इनपुट दिया। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से अगर मैं एंटर भी प्रेस करूँ तो भी ये फोटो ओपन हो जाएगा। तो मतलब मैंने किन किन डिवाइस से इनपुट दिया, कीबोर्ड से भी इनपुट दिया और माउस से भी इनपुट दिया। तो ये जो दोनों आपके डिवाइस होते हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका ये स्कैनर होता है, वेबकैम होता है और माइक्रोफोन होता है, ये सब कुछ आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब आप सोचोगे माइक्रोफोन कैसे आपका इनपुट डिवाइस है, हम माइक से कैसे किसी को इनपुट दे सकते हैं, तो आपको तो पता ही होगा गूगल असिस्टेंट के बारे में, जेमिनाई के बारे में पता है ना। उसमें आप क्या कहते हो, बोलते ही तो हो, मुंह से बोलते हो। ठीक है, माइक के थ्रू बोलते हो। माइक क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। इसी माइक के थ्रू आप बोलते हो और जो बोलते हो वो आपको करके दे देता है। तो एक तरीके से क्या किया आपने, माइक से बोल के इनपुट दिया। इसी वजह से आपका जो माइक्रोफोन होता है वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसी तरीके से आपका स्कैनर भी है और इसी तरीके से आपका वेब कैम भी है। वेब कैम के जरिए भी आप लोग इनपुट दे सकते हो। ठीक है, और स्कैनर के जरिए भी आप लोग इनपुट दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइस तो आप लोग समझ गए कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को आदेश देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आउटपुट डिवाइस देखिए। आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको मिलता है क्या, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। ठीक है, अब ये मॉनिटर आपका कैसे है आउटपुट डिवाइस, जरा वो देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, जब मैं यहाँ पे ये फोटो को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट जो मिल रहा है वो किस डिवाइस पे मिल रहा है, तो ये जो आउटपुट मुझे मिला ये मेरे को मेरी मॉनिटर पे, मेरी स्क्रीन पे मेरे को आउटपुट मिला। अगर मैं किसी गाने को प्ले करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं कोई जैसे सॉन्ग है मेरे पास, अभी तो नहीं है यहाँ पे, जैसे मान लो ये सॉन्ग ही है, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो गाना बजने लग जाएगा आपका। ठीक है, तो उसमें जो गाना बजेगा, गाने का जो साउंड आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके स्पीकर से। तो इस वजह से स्पीकर क्या होगा, आपका आउटपुट डिवाइस होगा। इसी तरीके से आपका प्रिंटर भी है। आप यहाँ पे माउस से प्रिंट की कमांड दोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पी बटन दबा देता हूँ और यहाँ पे ये प्रिंटर सेलेक्ट किया और प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इस प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलने लग जाएगा, और वो किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू। तो वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, जिसके जरिए आपको आउटपुट मिलता हो वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर था, और ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन की वेबसाइट पे आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको गूगल पे आके सर्च कर लेना है एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन, ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आना है पीडीएफ नोट्स में और यहाँ मिल जाएगा आपको बेसिक कंप्यूटर नोट्स। नोट्स डिटेल में चले जाइएगा और यहाँ पे ओपन बेसिक कंप्यूटर नोट्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का यूनिट मिलेगा। इसके अंदर आपको ये देख लो व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट, ये दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ये नोट्स आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसे यहाँ से सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो देखो डाउनलोड भी हो जाएगा। ओके, आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो
पसंद आया है, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर क्या होता है और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में किस तरीके से कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस कैसे चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी जीबी की रैम है, कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है, कितना स्टोरेज है, ये सब आप कैसे जान पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, ये आप कैसे चुनाव कर सकते हैं। और तीसरी चीज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि आप लोग जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कंप्यूटर खरीदते समय। और ये भी बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, मतलब कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप उन्हें बता सको, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह बना के रखे हैं और इसके अंदर देख सकते हैं कंप्यूटर है और साफ साफ यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है आपका? कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है, ठीक है। किसको प्रोसेस करने वाला डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे साइड में मैंने बता रखा है आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? इमेज, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या किसी भी प्रकार की फाइल जो आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन होके चलती है, ठीक है। सो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप उन्हें बताएंगे कि जो कंप्यूटर होता है वो आपका एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, सो आशा करता हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस को हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर की जो रैम होती है, उसके ग्राफिक ड्राइवर उसमें कौन सा पड़ा हुआ है, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा है, उसके अंदर एसएसडी है कि हार्ड डिस्क है, ये सब हम चीज़ें कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दोनों कंप्यूटर में बताने वाला हूँ, विंडोज़ के कंप्यूटर पे भी और जो एप्पल का जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो पहले देख लीजिए विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर कि किस तरीके से आप देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कितना उसका स्पेसिफिकेशन है, कितना स्टोरेज है, कितनी रैम है, ये सब चीज़ें कैसे चेक करेंगे। तो इसके 2 से 3 तरीके हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला तरीका ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक दिस पीसी नाम का देख लीजिए, इस तरीके का एक आइकन होगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। और शायद विंडोज़ 10 के अंदर ना कुछ इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखो, जैसे ही आप इसे ओपन कर लोगे तो यहाँ पे देखो जरा, आपको स्टोरेज दिख रहा है पूरा मेरे कंप्यूटर का कितना दिख रहा है? 1.14 TB। और नीचे देखो ये भी दिख रहा है कि कितना GB फ्री है और कितना GB यूज़ हो रखा है। देखो लिखा है ना यहाँ पे 1.14 TB के अंदर से 477 GB हम यूज कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, स्टोरेज पता चल गया। देखो यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है क्या? ग्राफिक कार्ड, कि मेरे सिस्टम में कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और कितने GB का लगा हुआ है, वो भी देखो यहाँ दिख रहा है। 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और कौन सा ग्राफिक कार्ड है? NVIDIA का GeForce RTX 3050, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ दिखा रहा है आपके पास रैम, कि कितनी GB की रैम मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। 16 GB की जो रैम है वो इंस्टॉल्ड है और उस रैम की स्पीड कितनी है मेगाहर्ट्ज़ के अंदर, वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं रैम के बारे में, वैसे मैंने चैप्टर बता रखा है DDR4 DDR5 रैम के बारे में, शायद मैंने आपको बताया होगा कि जो आपकी लेटेस्ट जो जनरेशन की रैम्स है ना, उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। तो आप कभी भी लें कोई भी कंप्यूटर तो जो DDR5 वाला आपका रैम होता है वही लेनी चाहिए। स्पीड देख करके लीजिए कि उसकी मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज़ में स्पीड्स कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे थे प्रोसेसर का। देख लीजिए कौन सा प्रोसेसर लगा है यहाँ पे, इंटेल का कोर प्रोसेसर है i5
10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, शायद आपने सुना हो, और अगर नहीं भी सुना हो तो आप सुन लीजिए। जो प्रोसेसर होते हैं ना वो जनरेशन के माध्यम से और i5 i7 के माध्यम से खरीदे जाते हैं, ये जान करके, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर 10th जनरेशन लगा हुआ है? तो देखो, अगर 10th जनरेशन होगा ना तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10,000 समथिंग लिखा है ना, 10,400F, मतलब 10,000 लिखा हुआ है। तो 10,000 लिखा हुआ है तो क्या है ये, 10th जनरेशन, ठीक है। अगर 9th जनरेशन होगा तो क्या लिखा होगा, 9,400 या 9,300, कुछ भी इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो वो आपका 9th जनरेशन में आ जाता है। अगर 4th जनरेशन होगा तो 4,000 लिखा होगा, ये i5 i7 या i9 जो भी होगा आपका उसके आगे, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन से जनरेशन का प्रोसेसर लगा है और कौन सा प्रोसेसर लगा है, और ये भी बताइएगा कि आपके सिस्टम में रैम कितने GB की है, ठीक है, और स्टोरेज कितना है। इतना ही बता दीजिएगा जिससे कि पता चल जाएगा आपका कंप्यूटर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि शायद आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 के अंदर इस तरीके से ये ना दिखाए, ये दिख रहा है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ये बॉक्सेस बन के दिख रहा है मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में क्या है, विंडोज़ 11 लेटेस्ट जनरेशन वाली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो इसलिए ये दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था, ठीक है। और पहले अगर दिखता भी था तो वो इस तरीके से दिखता था, जैसे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो ना, नीचे आपको दिख रहा है डिवाइस नेम, प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड रैम, तो पहले इस तरीके से दिखता था। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो प्रोसेसर इसमें भी वही दिख रहा है, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन, मतलब 10th जनरेशन क्या वो नंबर लिखा हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसकी स्पीड भी देख सकते हो, प्रोसेसर की स्पीड भी है 2.90 GHz, ये स्पीड होती है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड रैम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ सिस्टम टाइप आपको दिख रहा है, क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली ना आपका आर्किटेक्चर कहलाता है, मतलब आप ये कह लो कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि 64 बिट के ऊपर ही रन करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, देखो जो विंडोज़ होती है ना वो दो अलग अलग वेरिएंट में आती है, समझ लो, एक 32 बिट पे आती है, एक 64 बिट पे आती है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो 32 बिट को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कई सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं या फिर विंडोज़ ऐसी होती है जिसमें ना 32 बिट डला होता है, और फिर उसके अंदर अगर कोई टेलीप्राइम वगैरह जो ऐप होता है ना, टेलीप्राइम वाली एक टेलीप्राइम आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप उसे डालोगे ना 32 बिट वाले विंडोज़ के अंदर तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहता है हम 64 बिट में ही चलेंगे, ठीक है। तो कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि 64 बिट पे ही चलते हैं, इसलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कंप्यूटर लें तो इसमें ये चीज़ देख लें कि आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर लेते समय एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ लीजिए वो लेटेस्ट जनरेशन की हो, क्योंकि अभी जैसे मेरे हिसाब से 12th या 13th जनरेशन अभी तक आपका चल रहा है, 13th जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। बाकी प्रोसेसर और भी अलग अलग कंपनी के आ गए हैं, AMD के भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इंटेल को ही चला रहा हूँ। इंटेल भी अभी बेस्ट आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। और रैम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस, और अगर आप में भी ये इस तरीके से बॉक्सेस में शो हो रही होंगी तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरा भी एक और तरीका है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है देखने में भी और समझने में भी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको कीजिएगा कट यहाँ से, ठीक है। और जो ये हमने खोला है ना दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, इस तरीके से इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो भी जरा जान लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। आप अपने कीबोर्ड के अंदर विंडो के साथ पॉज बटन दबाइएगा, कौन सा, विंडो के साथ पॉज बटन, जैसे ही दबाऊंगा विंडो के साथ पॉज बटन तो देखो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी, ओके। तो चलिए अब दूसरा जो तरीका वो बता देता हूँ, उसके लिए भी शॉर्टकट की काम आती है। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन मैंने दबाया तो देखो क्या ओपन हो गया, यहाँ पे यहाँ आपका टास्क मैनेजर ओपन हो गया, देख सकते हैं, ये देखिए टास्क मैनेजर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जाना है कहाँ पे, ये देखो ये दूसरा ऑप्शन ना परफॉर्मेंस का, इसके अंदर आपको जाना है परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे। तो सिंपल इस पर आपको करना है क्लिक, और जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये देखो CPU, मेमोरी,
डिस्क 0, डिस्क 1, ईथरनेट, जीपीयू, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें सीपीयू देखो, जैसे मैंने अभी बताया था ना, हमारा कौन सा है, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन सीपीयू, स्पीड वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ ये भी दिखाएगा कि अभी कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना चल रहा है, अभी कितने स्पीड पे चल रहा है, वो सब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएगा। ठीक है, दूसरा है मेमोरी में जाओगे तो मेमोरी में क्या दिखाएगा, मेमोरी में आपको रैम की मेमोरी दिखाएगा, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो देखो कितना है, 16 GB का है। ठीक है, वो बता रहा है, और कितना यूज़ हो रहा है वो सब यहाँ पे बता रहा है। देखो दिख रहा है ना, इन यूज़, और कितना खाली है, कितना यूज़ में है, वो सब यहाँ शो कर रहा है आपको। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, HDD SATA। ठीक है, ये डिस्क है। एक्चुअली मैंने अभी वहाँ पे आपको दिखाया था, तो वहाँ पे कितना शो हो रहा था, 1.14 TB। ठीक है, अब TB का तो आपको आई थिंक पता होगा ना कि 1000 जो GB होता है वो 1 TB होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मेरे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है और एक SSD भी लगा हुआ है। शायद आपने अगर मेरा ये हार्ड डिस्क और SSD वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क और SSD क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये जो डिस्क 0 है ये मेरा हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है HDD। ठीक है, और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, D, E, F और G। ये 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हार्ड डिस्क है, और कितने GB का है वो सब आप यहाँ पे, कौन सा है नाम वगैरह वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये कितने GB का है, कैपेसिटी देख लो यहाँ पे नीचे दिखा ना, 932 GB की कैपेसिटी है। एक्चुअली जो ये हार्ड डिस्क है ना, ये मैंने 1 TB का लगाया था, लेकिन 1 TB के अंदर से कुछ GB कट के मेरे को 932 GB यहाँ पे पूरा मिला है। ओके, आ जाते हैं SSD पे। तो देखो ये SSD जो डिस्क 1 है ये मेरी C ड्राइव है। ठीक है, जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, और इसके अंदर ही विंडोज इंस्टॉल करते हैं SSD के अंदर ही, और SSD में ही आप अपने ऐप्स वगैरह को भी, सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ना वो बहुत फास्ट होती है, SSD बहुत फास्ट होती है, और हार्ड डिस्क है थोड़ी स्लो होती है। हार्ड डिस्क इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप जो परमानेंट स्टोर डेटा जो होता है ना वो स्टोर करने के लिए, जैसे फोटो वीडियोज़ वगैरह वो, और SSD है तो आप उसमें ऐप डालो, क्योंकि उसको प्रोसेस करना होता है, चलना होता है, तो जितनी ज़्यादा फास्ट होगी आपकी SSD उतना तेज आपका प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर चलेगा। ओके, ठीक है, तो ये भी आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है C ड्राइव है, कितनी कैपेसिटी है देख लो, लिखा हुआ है यहाँ पे 239 GB। वैसे मैंने ये खरीदा था 250 GB का, लेकिन मेरा 239। ओके, रीड एंड राइट स्पीड सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ईथरनेट की। तो ये ईथरनेट कनेक्शन आपको बता देगा कौन सा ईथरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, कितना Mbps का स्पीड वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाएगा। लास्ट है यहाँ पे GPU, देखो लिखा है ना GPU 0, यहाँ पे भी देखो दिख रहा है आपको कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ग्राफिक कार्ड है। GPU का मतलब ग्राफिक कार्ड होता है। ठीक है, NVIDIA का जो यहाँ शो हो रहा है, और कितना अभी यूज़ हो रहा है वो देख लो, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 93% यूज़ हो रहा है। अब ये 93% यूज़ कहाँ हो रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये वीडियो देख लो, आप जो अभी देख रहे हो ना वीडियो, वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो रही है 4K क्वालिटी में। ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से आप लोग स्टोरेज को चेक कर सकते हो, रैम को चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ GPU को चेक कर सकते हो। ये सारी स्पेसिफिकेशंस आप चेक कर सकते हो, और ये भी आपने जान लिया कि आपको कंप्यूटर अगर ख़रीदना चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यही सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपका उसके अंदर रैम कौन सा डला हुआ है, DDR4 डला है कि DDR5 डला है, लेटेस्ट जनरेशन का आपका, मतलब लेटेस्ट जो रैम है वही आपका होना चाहिए। और DDR4 DDR5 क्या है, ये एक तरीके से वर्जन्स कह लो आप रैम के। और रैम को कभी लो तो उसकी स्पीड देख के लो, जैसे मैंने अभी आपको स्पीड दिखाई थी, यहाँ पे शायद इसकी स्पीड दिख रही है ना, ये देखो 2667, यहाँ पे ये रही इसकी स्पीड, देखो रैम की, मेमोरी की। ठीक है, तो स्पीड देख के लेना आप लोग, जिसकी ज़्यादा स्पीड हो वो आप लेना। और SSD जो हार्ड डिस्क ये होती है ना, ये हार्ड डिस्क और SSD, वो हम क्या देख के लेते हैं, वो हम देख के लिखते हैं रीड एंड राइट स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड होगी ना आपके SSD या फिर हार्ड डिस्क की, उतना अच्छा और उतना फास्ट काम करेगा चीज़ें। ठीक है, और GPU तो आपको देखना पड़ेगा कितने GB का लेना है, कौन सा लेना है। देखो ग्राफिक कार्ड हम इसलिए लेते हैं ना ताकि हम
स्ट्रीमिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह कर सकें। जीपीयू का सबसे ज़्यादा यूज़ तो भाई गेमिंग वगैरह के लिए, और दूसरा, हाँ, दूसरा आपका वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो एडिट करने के लिए, इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप 3D एनिमेशन वगैरह सॉफ्टवेयर चलाते हो, जैसे कि ब्लेंडर वगैरह या फिर अनरियल इंजन गेम्स वगैरह बनाने के लिए आप चलाते हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका ग्राफिक कार्ड। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर, मैकबुक के अंदर किस तरीके से ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं मैकबुक पे आ चुका हूँ, ठीक है, एप्पल के कंप्यूटर पे। और यहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ध्यान से देखिए। आपको आ जाना है, यहाँ पे आइकन दिख रहा है आपको ऊपर कोने पे, एप्पल का आइकन दिख रहा होगा। सिंपल आपको इस पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट दिस मैक। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अबाउट दिस मैक। सिंपल इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दिख जाती है आपके एप्पल के अंदर। कौन सा प्रोसेसर लगा, जो चिप देख लो, चिप यही आपका प्रोसेसर है। मेरे में कौन सा लगा है, एप्पल M3 मैक्स वाला जो प्रोसेसर है इस एप्पल के कंप्यूटर में लगा हुआ है। ठीक है, अब मेमोरी कितनी है इसके अंदर, 36 GB की मेमोरी है। मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी है, 36 GB। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे वो स्टोरेज नहीं दिख रहा है आपको, कि स्टोरेज कहाँ कैसे देखना है। तो देखो नीचे आपको मोर इन्फो का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी जो सेटिंग्स है वो ओपन हो गई है। ठीक है, और इस सेटिंग्स के अंदर देख लो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। चिप भी आपको शो हो रहा है, प्रोसेसर, मेमोरी शो हो रहा है। नीचे देखो आपका मैक OS, मतलब जो इसमें जो भी वर्जन डला हुआ है मैक का, जैसे कि विंडोज़ में होता है ना, विंडो 10, विंडो 11 डला होता है, वैसे ही इसके अंदर भी देखो मैक OS यहाँ पे डला हुआ है। कौन से वर्जन का है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले के बारे में बताया गया है, कौन सी डिस्प्ले है। और देखो स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, मैकिनटॉश HD आपकी हार्ड डिस्क, यहाँ पे SSD लगेगी, सॉरी यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं है, SSD इसके अंदर है। कितनी GB की है, 994 GB की SSD है। मतलब टोटल मैंने 1 TB का इसमें SSD था इसके अंदर, लेकिन मिला है हमें कितना, 994, जिसके अंदर से अभी 570 GB जो है वो अवेलेबल है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें आप अपने एप्पल के कंप्यूटर के अंदर भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।